8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये आपके विज्ञान का एक मॉडल पेपर है और ये वाला मॉडल पेपर आपके जो संजीव डेस्क वर्क है उसकी मॉडल पेपर नंबर 4 है। तो कक्षा 8 की ये विज्ञान का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, पेपर नंबर है ये चौथा। इससे पहले मैंने 3 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए संजीव डेस्क वर्क के, तो आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर जो होगा आपके 80 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो आइए आपका जो पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार होगा हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जल निकास व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्लास्टिक अपशिष्ट। जो प्लास्टिक अपशिष्ट होते हैं वो जल निकासी व्यवस्था में सबसे ज्यादा है जो बाधक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब वाला ऑप्शन, प्लास्टिक अपशिष्ट। दूसरा प्रश्न आपके ये है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसको कार्बनीकरण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब वाला ऑप्शन, कार्बनीकरण। तीसरा प्रश्न आपके हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला की सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है, तो जो बाहरी क्षेत्र होता है उसका रंग नीला होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा द वाला, मोमबत्ती में बाहरी क्षेत्र नीला होता है, आंसर इसका द हो जाएगा। फिर आपको चौथे से लगा के छठे तक के जो प्रश्न है उनमें आपको सत्य असत्य बताने। अमीबा में मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये गलत है। इसमें अमीबा है जो मुकुलन के द्वारा जनन नहीं करता है, यह विखंडन के द्वारा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फाल्स, असत्य है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, हार्मोन जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। छठा क्वेश्चन आपके है कि तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। तड़ित चालक जो होता है वो किसी भी भवन की तड़ित से सुरक्षा कर सकता है, ये आपके नहीं कर सकता है, गलत दे रखा है, इसका मतलब ये फाल्स हो जाएगा। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो ऐप का जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें और उसकी जो फ्री जो पीडीएफ आपको उसको वहाँ पे अपने स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। तो ये आपको 8वीं बोर्ड का जो एक फोल्डर बना रखा है वहाँ पे, उसको वहाँ पे ओपन करके इसकी पीडीएफ वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 7वां क्वेश्चन ये है कि किसी पदार्थ का ज्वलन ताप की परिभाषा लिखनी है, तो ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ है जो आग पकड़ लेता है और वह जलने लगता है, तो वह ज्वलन ताप कहलाता है। 8वां प्रश्न आपके ये है कि कायांतरण किसे कहते हैं, तो उदाहरण के द्वारा उसको समझाना है। तो लार्वा में कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कायांतरण कहते हैं। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है, और कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। तो ये कायांतरण के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न आपके 9 नंबर है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है और इससे स्रावित हार्मोन का आपको नाम बताना है। तो थायराइड ग्रंथि अपने गले में पाई जाती है, गले में एच आकार की ये ग्रंथि होती है और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम थायरोक्सिन हार्मोन है। इस हार्मोन की कमी से थायराइड या फिर अवट्टू जिसको हम गलगंड या गेंगा रोग कहते हैं, और इसको दूर किया जा सकता है अपने खाने में आयोडीन नमक का उपयोग करके। अगला प्रश्न आपके है 10 नंबर है, एक धनावेशित वस्तु को एक धनावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है, तो इसके बीच में किस प्रकार का बल होगा, तो दोनों एक जैसे प्लस प्लस, तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रतिकर्षण बल। अगर एक प्लस है और दूसरा नेगेटिव है तो इसमें आपके आकर्षण होगा। एक प्लस और दूसरा प्लस है तो ये दोनों आपके प्रतिकर्षण होगी, या फिर दोनों ही नेगेटिव है तो भी आपके प्रतिकर्षण होगा। अगला प्रश्न है कि यदि शुक्र शांति तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश में किस भाग में पाएंगे, तो शुक्र तारा जो होता है इसको इवनिंग स्टार या इसको मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है, और ये हमेशा आकाश के जो पश्चिमी भाग में दिखाई देता है। तो ये शाम के समय इसको आप जो पश्चिम भाग में देख पाएंगे। अगला प्रश्न आपके कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 4 हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण देना है। तो देखो सूक्ष्म जीव जो अनेक मनुष्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्यों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा हो गया, सर्दी जुकाम है, क्षय रोग है, इन सभी का जो उत्पन्न होने का कारण है वो सूक्ष्म जीव ही होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव तो भोजन जो पदार्थ होता है उसको तथा कपड़े को खराब कर देते हैं, और अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो फसलों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। सूक्ष्म जीव के कारण जंतुओं में भी रोग फैलता है, जैसे मुंह पका रोग है, खुर पका रोग है, अब भी जो लंपी वायरस फैला था वो वाला रोग है, तो ये सभी आपके सूक्ष्म जीवों के कारण ही फैलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें यह प्रदर्शित करने हेतु की क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, तो आपको इसमें एक चित्र बनाकर इसको बता देना है। तो इसमें आपको ये जो थर्मोप्लास्टिक वाला है ये वाला चित्र बनाकर आपको इसमें समझा देना है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक होता है।
अगले प्रश्न में आपको प्रश्न संख्या 14 में आपको सारणी का जो दे रखी है इसका समूह 1 को समूह 2 से मिलान करना है। देखो वनोन्मूलन जो होता है वो वनों को समाप्त करना वनोन्मूलन कहलाता है, और सूखा जो होता है वो वर्षा की दर में कमी लाता है, उसको सूखा कहते हैं। और फिर आपके हो जाएगा तीसरा पुनर्वन रोपण, ये आपके होगा नए वृक्षों का रोपण करना, पुनर्वन रोपण कहलाता है। और मरुस्थलीकरण जो होता है वो भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है और मरुस्थल में बदल जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको इस प्रकार से मिलान कर लेना है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके कि नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य असत्य आपको बताना है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल गलत है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, इसका आंसर हो जाएगा आपके असत्य। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक गैस है, तो ये गलत है, सीएनजी कम प्रदूषक होती है और पेट्रोल अधिक प्रदूषक होता है, तो इसका आंसर ये भी असत्य हो जाएगा। कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है, तो हाँ ये सही है, कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोलता और विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, ये भी सही है। अच्छा सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है आप कमेंट करके बताना। और एक अपने जो घर में जो खाना बनाते हैं वो कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस काम में ली जाती है ईंधन के रूप में, उसका भी आप नाम पूरा नाम लिख के बताना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भित्ति कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में आपको 4 अंतर बताने हैं। तो ये है आपके कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। एक इस प्रकार से आपको एक डिब्बा बना लेना है, इसमें आपको एक लिख लेना है कोशिका भित्ति और एक तरफ लिख लेना है कोशिका झिल्ली, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका भित्ति को। तो कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन की, लिपिड की और जल से बनी होती हैं। कोशिका भित्ति मोटी और सख्त होती हैं, जबकि कोशिका झिल्ली स्वभाव में अत्यधिक महीन और लचीली होती हैं। इसके अलावा कोशिका भित्ति एक यह जो वर्णात्मक पारगम्य नहीं होती हैं, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में आपको अंतर बता देना है। जब भी आपको किसी में अंतर पूछे तो आपको इस प्रकार से सारणी बनाकर ही इनको अंतर बताना है, ताकि जो आसानी से समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बल किसे कहते हैं, संपर्क बल के 2 उदाहरण लिखिए। देखो बल क्या होता है, किसी वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं फिर उसको हम खींचते हैं तो उसको बल कहते हैं। तो इस किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अथवा जो खिंचाव को उसका बल कहते हैं। उसके 2 उदाहरण आप देख सकते हैं, एक तो आपका पेशीय बल लिख सकते हैं, इसके अलावा आप कर्षण बल भी लिख सकते हैं। और भी कई सारे बल हैं, संपर्क बल असंपर्क बल, वो भी इसमें हम बता सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं, यह किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है। तो देखो लोटनिक घर्षण जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें, लोटनिक जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर पृष्ठ पर लुढ़कती हैं, लोटन करती हैं, तो उसकी गति का जो प्रतिरोध को हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। फिर इसमें है कि लोटन घर्षण को कम कर देता है, लोटन जो होता है वो घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना जो सदैव आसान होता है। यही कारण है कि पहिए लगा देने से सामान जो खींचने में सुविधाजनक होता है, और लोटनिक घर्षण सर्पिक घर्षण से कम होता है और पहिए वस्तु के घर्षण को कम कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके कि आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती हैं। हमें तड़ित पहले दिखाई देती हैं जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, इसकी व्याख्या करनी है। तो आपने भी देखा होगा जब आकाश में जो बारिश के समय बिजली कड़कती है तो बिजली दिखाई हमें पहले देती है और सुनाई बाद में देती है। तो उसका कारण क्या है, तो ऐसा इस कारण होता है कि उनके वेग में अंतर के कारण होता है, क्योंकि जो प्रकाश का वेग होता है वो ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है। तो इस कारण है जो प्रकाश हम तक जो ध्वनि की अपेक्षा पहले पहुंच जाता है, और तड़ित तो इसी कारण है जो तड़ित होती है वो पहले दिखाई देती है, बिजली पहले चमकती है, उस जो मेघ गर्जन होता है वो बाद में सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षण का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो इसमें आपको ये वाला नींबू के रस में विद्युत चालन का आपको परीक्षण के लिए ये वाला नामांकित चित्र आपको इसमें बना लेना है। कि यहाँ पे नींबू का रस भरा हुआ है, इसमें यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बैटरी है, सेल है, और इसको आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके ये है कि सौर परिवार के सदस्यों के नाम बताइए और उनकी गति किस प्रकार नियंत्रित होती है वो आपको बताना है। तो सौर परिवार में आपके जो सूर्य होता है वो सौर परिवार का मुख्य होता है, और ये सौर मंडल में 8 सदस्य होते हैं जिनके नाम आपके इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपके बुध आएगा सूर्य के पास में, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसको हम यूरेनस कहते हैं,
और वरुण, जिसको हम नेपट्टून कहते हैं। तो ग्रहों की गति जो होती है वो किस प्रकार होती नियंत्रित होती है? तो ये ग्रहों की गति मुख्य रूप से सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। अच्छा, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको हम उपग्रह कहते हैं। तो जैसे पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होता है। तो इसी प्रकार से आपको जो मैं पूछता हूँ, मंगल जो ग्रह है उसके आपको उपग्रह के नाम बताने। मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से, उसका आप नाम बताना। मंगल ग्रह के उपग्रह, मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम आपको कमेंट करना है, उपग्रह। ठीक है, ये आपको इसमें बता देना है। अगला प्रश्न आपके है कि कृषि कार्य में उपयोगी निम्नलिखित औजारों का वर्णन करना है। तो एक तो आपके हल दे रखा है, एक आपकी कुदाली दे रखी है। तो देखो हल क्या होता है, वो हल कृषि कार्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार होता है हल। और प्राचीन समय में ये जो बैलों के द्वारा इसको जोता जाता था, और खेत में जुताई करने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए आदि कार्य करने के लिए हल का उपयोग किया जाता था। यह एक लकड़ी का बना होता है जिसको बैलों के द्वारा खींचा जाता है। फिर आपको कुदाली का वर्णन करना है। तो कुदाली क्या होती है, कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने में और मिट्टी को पोला करने में करते हैं। अपन सभी घर में जो कुदाली काम में लेते हैं वही कुदाली है। तो ये मिट्टी को पोला करने में काम आती हैं, और इसमें एक लकड़ी की छड़ होती है जिसके सिरों पर लोहे की चौड़ी पट्टी लगी होती हैं, और ये खरपतवार निकालने में काम आती हैं। अगला प्रश्न आपके ये है कि निम्नलिखित के कारण दीजिए। इसमें आपके अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य पदार्थों के लपेटने में किया जाता है, इसका कारण आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम की पन्नी का जो उपयोग है वो खाद्य पदार्थों को लपेटने में क्यों किया जाता है? तो ये इसका कारण ये है कि एल्यूमिनियम एक तो आघातवर्धनी होते हैं, अर्थात इसकी जो पतली चादर बना सकते हैं, इसकी पन्नियाँ बनाई जा सकती हैं, और ये खाद्य पदार्थों के साथ में अभिक्रिया भी नहीं करता है। दूसरा आपके प्रश्न ये है कि निमज्जन जो इमर्शन रॉड होती हैं वो धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, इसका आपको कारण बताना है। तो निमज्जित जो छड़ होती है वो धात्विक पदार्थों से बनी होती हैं, और क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। या फिर आपको इसमें अथवा में आपको एक दूसरा प्रश्न कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताना है। 6 गुण दे रखे और 6 ही आपको अंतर लिखने, और आपको 6 नंबर मिलेंगे। दिखावट के आधार पर आपको बताना है। सबसे पहले दिखावट के आधार पर धातु कैसी होती है, तो धातु चमकदार होती है और अधातु चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। कठोरता के बारे में बात करें तो कठोरता धातुएं जो कठोर होती हैं, सभी धातुएं कठोर नहीं होती, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। क्योंकि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये धातुएं मुलायम होती हैं, इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और अधातु की बात करें तो अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। नेक्स्ट है आघातवर्धनीय की बात करें तो धातुएं जो होती है वो आघातवर्धनी होती हैं। जैसे एल्यूमिनियम, उसको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि धातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। तन्यता की बात करें तो धातुएं जो तन्य होती हैं उसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, और सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो वो सोना है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, जबकि अधातुओं से ये तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं उष्मा का चालन करती है, इसलिए उष्मा का सुचालक होती है, अधातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट है विद्युत का सुचालन, यानी कि विद्युत का चालन। तो धातुएं जो होती हैं विद्युत का सुचालक होती हैं, अधातुएं सामान्यतः जो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जो ग्रेफाइट होते हैं वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होते हैं। आपकी जो पेंसिल होती है उस पेंसिल में भी ग्रेफाइट पाया जाता है, और वो ग्रेफाइट आपके विद्युत का सुचालक होता है, जबकि वो एक अधातु है। तो ये कुछ अपवाद है, वो भी आपको इसमें याद कर लेना है। अच्छा, कुछ धातुएं जो होती हैं वो द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा तापमापी जो होता है उसमें पारा पाया जाता है, तो पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और धातु है। इसी प्रकार से एक अधातु भी है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका नाम है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अनियमित और विस्तृत परावर्तन में अंतर बताना है। तो ये आपका अंतर बताना है इसमें आपके। तो नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। जो नियमित परावर्तन होता है वो समतल तथा चिकने पृष्ठ पर होता है। विस्तृत परावर्तन कभी भी है जो समतल या फिर ये चिकने पृष्ठ पर नहीं होता है, वो हमेशा खुरदरे और असमतल पृष्ठ पे होता है। नियमित परावर्तन में परावर्तन के बाद जो किरणें होती हैं, परावर्तित किरणें, वो समांतर जाती हैं वापस, जबकि विस्तृत परावर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो अपने को कमरे के अंदर दिखाई देता है, पेड़ के नीचे जो हमें दिखाई देता है वो हमारे विस्तृत परावर्तन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न आपके ये है, अगला प्रश्न ये कि हम हमारे देश को
सड़क सुरक्षा के साथ सुंदर भविष्य किस प्रकार दे सकते हैं। तो इसमें आपको बता सकते हैं कि एक अच्छे नागरिक के रूप में हम सभी सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और अपने जो सड़क सुरक्षा के द्वारा हम सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कैसे प्रभावित करती हैं। तो अम्ल वर्षा जो होती हैं वो जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं उन पर गिरती हैं, तो उसमें जो उपस्थित अम्ल होता है वो जो स्मारक बने होते हैं, जैसे आगरा का ताजमहल है, लाल किला, इन सभी को जो ये स्मारक, इन सभी को जो अम्ल वर्षा प्रभावित कर रही हैं। तो संगमरमर के साथ में अम्ल है जो रासायनिक अभिक्रिया करके धीरे धीरे उसको क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए संगमरमर से बने ताजमहल को भी क्षति पहुंच रही है। बताना कमेंट करके ये जो ताजमहल है वो किस स्थान पर बना हुआ है। फिर और लिखेंगे इसमें, तो अम्ल जो होते हैं वो अम्ल वर्षा जो होती है वो मिट्टी की अम्लता को बढ़ा देती हैं, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। अम्ल वर्षा से जल प्रदूषण भी बढ़ता है और अम्ल वर्षा खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये तो हो गया आपके अम्ल वर्षा वाला। दूसरा प्रश्न आपकी है कि स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए किस बात की आवश्यकता है। तो ये आप देख लेते हैं इसमें। अच्छा, इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको पुनः बताता हूँ। जो पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको, इसकी अपना ऐप है SHRI श्री राम, और फिर आपको ये इस कलर में आपको लोगो मिलेगा CLASSES श्री राम क्लासेस के नाम से आपको ऐप सर्च करना है, या फिर उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड करें, या फिर आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं इसकी ऐप की जो लिंक है वो डाल दूंगा। पीडीएफ वगैरह सारी आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएगी। तो स्वच्छता अभियान के बारे में भी देख लेते हैं इसमें। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता होती है और यह एक सामूहिक दायित्व भी होता है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको ऐप पे डाल दूंगा। ऐप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप जो सारी पीडीएफ वहाँ पे पढ़ सकते हैं और आने वाले सभी जो मॉडल पेपर से वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपने अगर पुराने पेपर नहीं देखे इसके पुराने जो मॉडल पेपर है वो, तो आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी जो वीडियो है वो आपके एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।